हाय हेलो एवरीवन। सो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस से सबसे छोटा प्लेयर वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर इस कंपनी के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स रहे एंड यहाँ से ओवरऑल कैसा सिनेरियो बन रहा है इस बिजनेस के लिए। सो वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो ये कंपनी एचएनआई एंड अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स को वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गुजरात बेस्ड ये कंपनी है, तो मोस्टली जो इनके क्लाइंट्स हैं वो उसी स्टेट से आते हैं, बट इसके साथ में एनआरआई क्लाइंट से भी काफी अच्छा बिजनेस आता है कंपनी को। इनका अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो कंपनी म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है। ऑलमोस्ट टोटल एयूएम का 47-48% जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो म्यूचुअल फंड से आता है। इसके साथ में पीएमएस में, डायरेक्ट इक्विटी में, बॉन्ड्स में, देन इंश्योरेंस स्कीम में भी कंपनी अपने क्लाइंट्स का पैसा जो है वो इन्वेस्ट करती है, मैनेज करती है। एक जो चीज जो थोड़ी सी डिफरेंट है वेल्थ फर्स्ट में, अगर आप इनको इनके पीयर से कंपेयर करोगे, सो ये कंपनी का जो टोटल पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है वो 80% ये इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी सेगमेंट के अंदर। एंड ये इनको थोड़ा सा एग्रेसिव बनाता है कंपेयर टू आनंद राठी या नुवामा के साथ में, अगर आप इसको कंपेयर करोगे। बिकॉज ये हमने इनके फर्स्ट एनालिसिस जो हमने किया था उसमें भी डिस्कस किया था कि आप देखोगे कि जब भी इक्विटी मार्केट अच्छा करेगी तब वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो का चांस बढ़ जाएगा कि इनका एयूएम का ग्रोथ, रेवेन्यू का ग्रोथ इनके पीयर्स के कंपैरिजन में अच्छा रहेगा। बिकॉज इक्विटी में इनका पोर्टफोलियो का एलोकेशन कितना है, 80% के आसपास। और वहीं इसका ऑपोजिट भी होगा, मतलब जब इक्विटी मार्केट बुरा करेगा या फिर एक थोड़ा सा करेक्शन मोड चल रहा होगा इक्विटी मार्केट के अंदर, तब ये भी चांस बढ़ जाएगा कि इस कंपनी का जो एयूएम का ग्रोथ है या रेवेन्यू का ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगा कंपेयर टू इनके इनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। सो ये पूरा केस है। अब देखते हैं इनका रिजल्ट कैसा आया थर्ड क्वार्टर के अंदर एंड यहां से ओवरऑल कैसा सिनेरियो बन रहा है। तो ये 9 मंथ्स के नंबर कंपनी ने शेयर किए हैं। सो अगर आप इसमें देखोगे तो 34% का रेवेन्यू का ग्रोथ है, देन पैट का ग्रोथ 33% है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमने लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी को डिस्कस किया था, Q2 का नंबर जो हमने इनका देखा था, सो उसमें फर्स्ट हाफ में यानी Q1 प्लस Q2 में ऑलमोस्ट 40-50% का रेवेन्यू ग्रोथ था कंपनी का। पैट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 60-70% के आसपास था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, इसका मतलब इनके नंबर्स के अंदर, इनके कंसोलिडेटेड नंबर्स के अंदर। मैनेजमेंट हालांकि काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है इस नंबर्स को लेकर के एंड इन्होंने डिविडेंड वगैरह भी अनाउंस किया है। ₹4 पर इक्विटी शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। देन इनका एयूएम का नंबर अगर आप देखोगे, सो वाई लेवल से 26% से कंपनी का एयूएम ग्रो हुआ है। लेकिन अगेन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे लास्ट कुछ क्वार्टर का, तो कंपनी का जो एयूएम है वो 40-50% से ग्रो कर रहा था। इस क्वार्टर में ग्रोथ कम होकर के कितना आ गया, 26% के आसपास। वही जो हमने सीडीएसएल के केस में डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट नंबर्स अगर हम देखेंगे तब तो रिजल्ट बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर उसका पूरा ट्रेंड देखेंगे, पूरा पर्सपेक्टिव समझेंगे, तब हमको क्लैरिटी मिलेगा कि बिजनेस जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये वेल फर्स्ट पोर्टफोलियो का भी हमको क्लियरली दिख रहा है कि एयूएम ग्रोथ रेट जो है वो कंपनी का स्लो हुआ है। दूसरा, अगर आप कॉस्ट टू इनकम का नंबर भी देखोगे तो जो हमने फर्स्ट टाइम इस कंपनी को डिस्कस किया था, तो हमारा मेन थीसिस क्या था कि इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। क्यों? बिकॉज कॉस्ट टू इनकम कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा था इनका। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 30-32% का कॉस्ट टू इनकम था। मैनेजमेंट का कहना था कि इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 20% का कॉस्ट टू इनकम आ जाएगा। अब पहले दोनों क्वार्टर में कॉस्ट टू इनकम लगातार इंप्रूव हुआ, कम हुआ, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखोगे तो 9 मंथ्स में कॉस्ट टू इनकम कंपनी का 26% चला गया है। यानी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी नहीं रही है। देन ऑपरेशनल मैट्रिक्स अगर हम देखें तो लगभग इन्होंने 33 आरएम अभी कंपनी के पास में है। लास्ट 1 ईयर में 10% से अपने आरएम बेस को इन्होंने इंक्रीज किया है। क्लाइंट बेस भी कंपनी का बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी अगर हम देखें तो क्लाइंट बेस इंक्रीज हुआ है इनका। और एक और अच्छा पॉइंट क्या है, अगर आप इनका आरएम और क्लाइंट विंटेज देखोगे तो जैसे आनंद राठी का जो क्लाइंट स्टिकीनेस है, जो आरएम स्टिकीनेस है, वो काफी अच्छा है। सिमिलरली इनके पास भी लगभग 82% जो क्लाइंट है वो इनके साथ में लास्ट 5 ईयर या उससे भी ज्यादा टाइम से जुड़े हुए हैं। और आप आरएम का नंबर भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 52% ऐसे आरएम है जो कंपनी के साथ में लास्ट 5 ईयर या उससे ज्यादा के टाइम से काम कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से हमको शो करता है कि कंपनी का एट्रिशन रेट जो है वो काफी अच्छा है। हालांकि आनंद राठी से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा अनफेयर है, बिकॉज 10 to 12 टाइम आनंद राठी बड़ा है इनसे साइज के पैरामीटर पे। लेकिन स्टिल अपने लेवल पे ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है इन दोनों पैरामीटर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पीएनएल की अगर हम बात करें तो अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे, टोटल रेवेन्यू, तो सिर्फ 5% की ग्रोथ आई है वाई लेवल पे। अब इनके रेवेन्यू में 3 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट होता है ट्रेडिंग एक्टिविटी, मतलब ये कंपनी क्या करती है कि खुद अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं मार्केट पे और उससे रिटर्न जनरेट करते हैं। तो इस वाले सेगमेंट में आप देखोगे कि वाई ऑलमोस्ट 80% का डिक्लाइन आया है। पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ का रेवेन्यू आया था इनको इस वाले सेगमेंट से। इस क्वार्टर में सिर्फ 80 लाख रुपीस का सेगमेंट आया, रेवेन्यू आया है। क्यों ऐसा? बिकॉज
जो कंपनी खुद इन्वेस्ट करती है, जो इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है इक्विटी का, उसका M2M गिर गया है, तो इनको ये अकाउंटिंग में रेवेन्यू में हिट लेना पड़ा है, तो उसी का इम्पैक्ट आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ऑलमोस्ट 70-75% का डिक्लाइन आया है इनके इस वाले सेगमेंट के रेवेन्यू में। देन जो बिजनेस एक्टिविटी से जो इनको इनकम आता है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं उसका जो कमीशन मिलता है, यील्ड मिलता है, उसमें अगर आप वाई वाई लेवल पे देखोगे तो ग्रोथ अच्छा है, 40-41% के आसपास का ग्रोथ है। लेकिन सिक्वेंशियली ग्रोथ इसमें भी घटा है। सो इसमें क्यों घटा है? बिकॉज ये कंपनी क्या करती है, इक्विटी में इन्होंने इन्वेस्ट किया अपने क्लाइंट्स के पैसे को, 80% जो पैसा इन्वेस्टेड है वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टेड है। और अगर आप देखोगे तो सितंबर से अभी तक लास्ट 3-4 मंथ्स के अंदर इक्विटी मार्केट में ठीक ठाक करेक्शन आया है। पूरा NSE 500 अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट का कहना है 8 से 9% का डिक्लाइन आया है NSE 500 के अंदर, एंड वहीं पे इनके ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स थे। तो जब आपका M2M गिर गया तो ऑफकोर्स आपके यील्ड के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, आपके ट्रेल इनकम के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए कंपनी का सीक्वेंशियली रेवेन्यू जो है उसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। बाकी जो अदर इनकम है उसमें भी वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे डिक्लाइन आया है, एंड इसीलिए ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का सिर्फ 5% आया थर्ड क्वार्टर के अंदर। ऑपरेशन एक्सपेंसेस हालांकि इतने बढ़े नहीं है कंपनी के, लेकिन एक और चीज क्या हुई है कंपनी के साथ में, इनका एक साइबर फ्रॉड हुआ है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 1.5 करोड़ के आसपास का। तो उसके इंपैक्ट को भी अगर हम इंक्लूड कर दें तो नेट लेवल पे कंपनी का प्रॉफिट जो है वो वाई लेवल पे 8% नीचे आया है, 8% का डिक्लाइन आया है कंपनी के पैट के अंदर। सो ये पूरा रिजल्ट है। देन अगर आप इनके प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस देखोगे तो म्यूचुअल फंड में भी ग्रोथ वाई अच्छी है 42% की, लेकिन हमको क्या देखना है कि अभी ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो सीक्वेंशियली अगर आप देखोगे तो 4% का डिक्लाइन आया है इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर। अगेन वही सेम रीजन कि लास्ट 4 मंथ में मार्केट में जो करेक्शन आया उसका M2M इंपैक्ट पड़ा है, एंड इसी की वजह से इनका AUM का ग्रोथ भी स्लो हो गया है, सिर्फ 26%। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे तो नेगेटिव ग्रोथ आई है इनके AUM के अंदर, और रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह के नंबर भी काफी एवरेज आए हैं कंपनी के। सो ये पूरा रिजल्ट था वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो का। नंबर्स ऑफकोर्स काफी वीक है, अच्छे रिजल्ट नहीं है, एंड कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन था इस कंपनी से, बिकॉज जैसा मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है एंड इनका ऑलरेडी 80% पैसा इक्विटी के अंदर लगा हुआ है, सो ये इंपैक्ट एक्सपेक्टेड था इस कंपनी के ऊपर। अब अभी अगर हम देखें तो जितने भी कैपिटल मार्केट के बिजनेसेस हैं, चाहे वो एक्सचेंज हो, डिपॉजिटरी हो, ब्रोकिंग कंपनीज हो, AMCs हो, हर एक कंपनी पे हमको ये इंपैक्ट क्लियरली दिख रहा है। डिपॉजिटरी में हम बेसिकली बोल सकते हैं कि जो MCX है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो डायरेक्टली इक्विटी से लिंक नहीं है, तो उसमें अभी भी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं, उसका ग्रोथ का नंबर भी अच्छा आया है, मैनेजमेंट आगे आने वाले क्वार्टर्स को लेकर भी बुलिश है। बट बाकी अगर हम देखें तो कहीं भी कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है। वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो का भी अगेन काफी वीक नंबर्स हैं, एंड अभी तो कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है इनके बिजनेस के अंदर भी। एक जो कॉमन क्वेरी लास्ट कुछ टाइम से जो मैं फेस कर रहा हूँ कि काफी लोगों का कहना है कि ये जो करेक्शन चल रहा है मार्केट में लास्ट कुछ टाइम में, सो उसमें चीज क्या हो रही है कि लेट्स से किसी बिजनेस का रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन मार्केट ने उसके स्टॉक को ऑलरेडी 25-30% तक का हिट दे दिया है। जैसे वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो का अगर आप केस देखो तो रिजल्ट आने से पहले ही ऑलरेडी स्टॉक 25-30% नीचे है, लेकिन अब रिजल्ट भी खराब आए हैं। तो वहां पे क्वेरी क्या आ रहा है सबसे ज्यादा कि क्या ऐसे केस में हमको पोर्टफोलियो पे इतना बड़ा हिट लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए कि स्टॉक की रिकवरी का। सो आई मीन अगर मैं अपना पर्सनल फ्रेमवर्क शेयर करूं तो मैं कभी भी मार्केट सेंटीमेंट को देख करके इन्वेस्टिंग डिसीजन नहीं लेता हूं। मेरा इन्वेस्टिंग डिसीजन जो है वो हमेशा डिपेंड करता है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। तो चाहे मार्केट में बुल रैली चल रही हो या मार्केट में बेयर सेंटीमेंट चल रहा हो, अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है तो मेरा एलोकेशन बढ़ेगा, अगर बिजनेस खराब कर रहा है तो इररिस्पेक्टिव कि उसका स्टॉक प्राइस मेरे बाइंग प्राइस से नीचे है या ऊपर है, मैं ऑफ कोर्स वहां पे एग्जिट करूंगा। बिकॉज मुझे एक चीज क्लियरली पता है कि अगर बिजनेस का अंडर परफॉर्मेंस आया है और आगे चीजें कब इवॉल्व इंप्रूव होगी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। बिकॉज अगर आप वेल्थ फर्स्ट के केस में ही देखो तो अभी तो ये डिक्लाइन शुरू हुआ इक्विटी मार्केट के अंदर, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा ये किसी को आइडिया नहीं है, कंपनी के CEO को भी आइडिया नहीं है। तो मैं यहाँ पे होप में नहीं बैठ सकता कि 1 साल बाद 1.5 साल बाद चीजें जब रिकवर होंगी तब स्टॉक मेरे बाइंग प्राइस पे आएगा एंड देन मैं रिकवर वहां पे एग्जिट करूंगा। बिकॉज तब तक तो मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो उसका क्या ही मतलब रह जाएगा कि मैं इतने सारे बिजनेसेस को ट्रैक कर रहा हूँ, उनके रिजल्ट को देख रहा हूँ, उनके मॉडल को समझ रहा हूँ। तो जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है तो ये जो भी थोड़ा बहुत पेन है ये मैं पेन अपफ्रंट लूंगा, एंड मेरा वो कैपिटल उन बिजनेसेस को चेस करेगा जहां पे परफॉर्मेंस अच्छा है एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा है। बिकॉज जो भी ये थोड़ा बहुत हिट होगा आई नो कि वो कुछ टाइम पे वहां पे रिकवर हो जाएगा, रेदर देन कि मैं अननेसेसरी होप में बैठूं कि कल को चल के एक दिन इस स्टॉक में मेरा बाइंग प्राइस आएगा एंड देन वहां मैं एग्जिट करूं। सो वही पॉइंट है, बाकी डिपेंड करता है। आई मीन आपका फ्रेमवर्क कुछ और हो सकता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कुछ और हो सकता है, बट स्ट्रक्चरली हमको पता है कि इस पूरे सेगमेंट के अंदर स्लो डाउन आ गया है
एंड आई मीन इसके लिए भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इनका आगे चल के चीजें कब इंप्रूव होंगी। बिकॉज लेट्स सपोज अगर एक साल के बाद इक्विटी मार्केट में सेंटीमेंट चीजें इंप्रूव होना स्टार्ट होती भी हैं, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वेल्थ फर्स्ट दोबारा से पुराने पेस पे ग्रो करना स्टार्ट लग जाएगा। बिकॉज ये तो मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है, और वो तो हमको ट्रैक करके ही पता चलेगा। अब आज मैं इस स्टॉक को देख करके या किसी भी बिजनेस को देख करके ये नहीं बोल सकता कि इसका एक साल बाद का एग्जीक्यूशन भी ऐसे ही रहेगा जैसे आज चल रहा है। तो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी का रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मेरे लिए। सो यही मेरा पर्सनल फ्रेमवर्क है। बाकी अभी नुवामा के रिजल्ट पेंडिंग है 31 को, एंड उसके बाद में मोतीलाल का रिजल्ट भी आएगा बहुत जल्दी। सो उससे हमको एक पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि इस पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस के अंदर क्या ये जो सिर्फ वेल्थ मैनेजमेंट का जो स्पेस है इसमें कुछ इंटरेस्ट है, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके साथ में स्टिक किया जा सकता है, या फिर हमको पूरी तरीके से इस स्पेस को अभी अवॉइड करना है अगले कुछ टाइम के लिए। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।